कि वास्तव में मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो इस देश के भावी शासक हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अत्याचार सहना हमारा इतिहास नहीं रहा है। इस अत्याचार ने हमारा इतिहास रोका है और ये 5000 साल तो बिल्कुल भी नहीं है। 5000 साल पुराना इतिहास बिल्कुल भी नहीं है अत्याचार का। आपको बार बार ये कहा जाता है कि भाई पेशवाओं ने किस तरह की व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने कोई आदेश निकाला होगा। मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा, इतिहास की किसी किताब में नहीं पढ़ा, मंचों से जरूर पढ़ा सुना कि भाई इस तरह का एक इतिहास रहा कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगा दिया था। कहीं पे इतिहास की किताबों में इस चीज का जिक्र नहीं है, लेकिन हम बार बार इस बात को कहते जरूर है, बार बार इस बात को सुनते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना झूठ है। मेरा अपना सबकॉन्शियस माइंड कहता है, मेरी अपनी बुद्धि कहती है कि शायद इसमें सच्चाई बहुत कम है। जो बात ज्यादा सच्ची है वो बात है 1 जनवरी 1818 की। 1 जनवरी 1818 की जो कोरेगांव का जो युद्ध है, जिसमें आपने 500 लोगों ने 28,000 लोगों को धूल चटा दी थी और ये पेशवा का ही समय था, वो इतिहास सच्चा है। जो इतिहास में बार बार कहा जा रहा है कि गले में हांडी, यहां पे इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या किसी ने किसी गांव में ये देखा है? किसी ने देखा है आज तक? किसी ने देखा हो तो हाथ उठाए। किसी ने देखा है? किसी के पूर्वजों ने देखा है? भाई ये है क्या कि एक बार उन्होंने कहा कि मुंह से पैदा हुए हैं और हमने मान लिया। बिल्कुल उसी तरह की एक मनोवैज्ञानिक रणनीति चल रही है कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये इतना सामान्य है कि हमें लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल मरे गिरे हैं। अगर 3000 साल से हम बिल्कुल मरे गिरे हैं तो लानत है हम पे। ऐसे कैसे हो रहा है भाई? नहीं, बाबा साहब ने जिस किताब में द अनटचेबल्स जो किताब लिखी है, बाबा साहब ने छुआछूत के बारे में जिस किताब के अंदर लिखा है, ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब के शब्द बता रहा हूं आपको। जिस किताब में उन्होंने लिखा कि भाई वो आपसे घृणा करते थे, वहीं पे दूसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि आप भी उनको पसंद नहीं करते थे, आप भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगर वो आपकी गलियों में नहीं आते थे, नहीं, अगर आप उनकी गलियों में नहीं जाते थे, आपको वहां पे जाने का अधिकार नहीं था, तो वो भी आपकी गलियों में घुस नहीं सकते थे। ये बाबा साहब की किताब में खुद अनटचेबल्स में लिखा हुआ है। वो कहते हैं अनटचेबिलिटी वाज ऑलवेज रेसिप्रोकल। आपको भी वो पसंद नहीं थे और उनको भी आप पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये दो राजाओं जैसा झगड़ा था, दो शासक जातियों जैसा झगड़ा था। वो आपको पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने आपके ऊपर जो है युद्ध हार गए तो आपके ऊपर अत्याचार कर दिया, आपने भी कभी उनको पसंद नहीं किया। ये तो पिछले 40, 50, 60 साल से ऐसा हो रहा है कि हम में से कुछ पढ़े लिखे लोग उनको अपने घरों में बुलाने लगे हैं। अदरवाइज पिछले 2,500-3 हजार साल के इतिहास में कभी वो आपके यहाँ पे संस्कारों में नहीं बुलाए गए। जो बाबा साहब ने 1911 का संदर्भ देते हुए लिखा है, उन्होंने कहा कि ना आप वहां जाते थे, उनके मंदिरों में नहीं जाते थे, उनसे कोई संस्कार नहीं कराते थे, उनको अपने घरों में नहीं बुलाते थे। यही आपकी असली वैचारिक ताकत थी। कल्चरल फॉर्मेशन नहीं हो पाया था। इसलिए एक तरफा बात को कहना मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये हमारे मन मस्तिष्क को कमजोर करती है। इसको दूसरे तरीके से देखिए। हम ये जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने एक हत्या की, एक राजा की हत्या की थी। ये पढ़ा हम लोगों ने, सबने पढ़ा, सबने बार बार इसको बताया। लेकिन पुष्यमित्र शुंग की हत्या किसने की थी? कई लोग ये सोच रहे होंगे पुष्यमित्र शुंग की भी हत्या हुई थी। जी हां, उसकी भी हत्या हुई थी। जैसे उसने आपके एक शासक की हत्या कर दी थी, उन्हीं लोगों ने पुष्यमित्र शुंग की भी हत्या कर दी थी राजगीर में, और वो भी पत्थर मार मार के पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया था। लेकिन जब मुझे सिर्फ ये बताया जाता है कि मेरे शासक की हत्या की गई थी, तो मेरा मनोबल गिराया
लेकिन जब ये होता है कि भाई आपने भी उनको बराबर का मुकाबला दिया था, तो हिम्मत होती है। अगर हम यहाँ पे इतनी खूबसूरती से अपनी बात को कह सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर ये डर, इतना डर, इतनी कमजोरी, इतनी लाचारी बार बार क्यों हो रही है कि भाई सब कुछ खत्म हो रहा है? सब कुछ कैसे खत्म हो रहा है? कभी इतने शानदार कपड़े पहने हैं किसी ने? क्यों नहीं? कभी पहने हैं कभी इतने शानदार कपड़े? इतना शानदार भोग है कभी हम आयोजन किया है हमने? नहीं। अगर कुछ खत्म हो रहा है तो वो प्रचार हो रहा है। वो एक बात का 1 लाख बार, 1 करोड़ बार प्रचार कर रहे हैं, और फिर हमारे नहीं 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 नहीं, ये चीज हो रही है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, ये बात सही है कि भाई बहुत सारी जगह पे हमारे साथियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसमें घर भी जलाए जा रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, बलात्कार भी हो रही है। सरकार कह रही है कि लगभग 1 साल के अंदर 50,000 सिर्फ अनटचेबल्स पे लगभग 50,000 केसेस दर्ज होते हैं एंटी अटैचमेंट वाले उसके अंदर, पूरे देश के अंदर। बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि इस समय पे देश के अंदर लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठा के, जिन्होंने शिक्षा का फायदा उठा के बहुत ही आलीशान समृद्ध जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। अगर हम इन 3 करोड़ लोगों पे कंसंट्रेट करें, फोकस करें, उन पे अपनी ताकत को लगाएं, तो ये जो 50,000 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा निश्चित रूप से 5,000 पे आ जाएगा, निश्चित रूप से 2,000 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम समस्या पे टारगेट करते हैं, समस्या बढ़ती जाती है, ताकत पे अपनी टारगेट नहीं कर रहे, ताकत पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी ताकत दिखाई नहीं देती। इसको साथियों हम हाथी के उदाहरण से समझ सकते हैं। हाथी आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जानवर है। कितना बड़ा जानवर है कि आज की ताकत, आज के समय में दुनिया में हाथी जैसा कोई ताकतवर और विशालकाय जानवर नहीं है। पहले कभी होते होंगे तो हुए होंगे हाथी, लेकिन जितना विशालकाय है उसकी कुछ खासियत है। क्या खासियत है उसकी? उसकी खासियत है कि हाथी के पेट में जो बच्चा होता है, हथनी के पेट में जो बच्चा होता है, उसको 21 महीने लगते पैदा होने। 21 महीने हाथी का बच्चा अपनी मां के पेट में रहता है। दुनिया में इतना समय किसी भी जीव को मां के पेट में रहने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा समय लेता है हाथी का बच्चा 21 महीने, कम से कम 21 महीने लेता है। उसके बाद जब वो बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है, तो हथनी की यह खासियत है कि वो खुद अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, बल्कि बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होके मां के दूध तक पहुंचना होता है। और जब वो एक बार मां के दूध तक पहुंच जाता है, इसका मतलब है कि वो पैरों पे खड़ा हो गया है। उसके बाद इस दुनिया की कोई ताकत उस हाथी के बच्चे को आज की ताकत में बैठाने की ताकत नहीं रखती है। कोई नहीं बैठा सकता, फिर वो चल निकलता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर की हमारे शरीर का ऐसा ही एक ही अंग है, जब हम पैदा होते हैं वो उतना ही बड़ा रहता है, जबकि हम मरते हैं तब तक। एक अंग हमारा ऐसा है, वो है हमारी आंख। हमारी आंख जो है जब पैदा होने जितनी बड़ी रहती है, चाहे 80 साल के हो जाए, 90 साल के हो जाए, 100 साल के हो जाए, उतनी ही बड़ी रहेगी। अब हाथी का तो शरीर बहुत बड़ा है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आंख उसकी थोड़ी छोटी है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसका जो महावत है वो एक छोटी सी लकड़ी के सहारे, 2 फुट की 3 फुट की लकड़ी के सहारे उस पर नियंत्रण कर लेता है। क्यों? क्योंकि हाथी को अपने शरीर की ताकत का पता नहीं रहता, उसके अपने शरीर की ताकत की विशालता का उसको पता नहीं रहता। वो उस 2 फुट की लकड़ी से नियंत्रित होता है। लेकिन जब कभी उस हाथी को
मान लिया पानी में किसी वजह से अपने शरीर की ताकत का पता चल जाता है। जिस दिन हाथी को अपने शरीर की ताकत का विशालता का पता चल जाता है, उसी दिन हाथी अपने ऊपर बैठे हुए 5 फुट के महावत को अपने पैरों से कुचल के मार देता है। साथियों, ये बहुजन समाज जो है, ये बहुजन समाज हाथी है। ये पैदा होने में समय ले रहा है। ये विशालकाय है, बहुत बड़ा शरीर है इसका, ये पैदा होने में समय ले रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये पैदा हो रहा है, ये अपनी मां के पेट में पल रहा है। मैं कहता हूं कि ये पैदा हो गया है। इसको इसके बहुजन समाज के विद्वानों का, बहुजन समाज के सामाजिक क्रांतिकारियों के विचारधारा का दूध भी इसको मिल गया है। उसने ये दूध भी पी लिया है और धीरे धीरे इसका शरीर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे अभी माननीय जो सुमन मेमोरियल सोसाइटी के हमारे साथी थे, उन्होंने कितनी खूबसूरत बातें कही। तो धीरे धीरे चीजें जो है बढ़ती जा रही है। आज समाज का हर अंग, एक और भ्रांति आपके सामने रखी जाती है और उसमें भी मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत हमारी भी भूल है उसके अंदर। जब 1881 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 में पहली बार जनगणना हुई, उस समय पे देश के अंदर लगभग 65 से 70 जातियां थी। 65 से 70, और वो जातियां भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 2 जातियां रखी, ब्राह्मण और राजपूत, और बाकी सबको कहा कि ये व्यवसायिक समूह है, ये पेशेवर समूह है, और लगभग 67 जातियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। लेकिन 1931 तक आते आते ये जातियां लगभग लगभग 5000 के आसपास ये जातियां हो गई। आज आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ ओबीसी के अंदर ही अपने 3743 नहीं है ओबीसी के अंदर, अब ओबीसी के अंदर ही 5200 हैं। हमारे अंदर लगभग 1100 जातियां हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर 800 जातियां हैं। तो ये आंकड़ा अब 7000 से कहीं आगे जा चुका है। लेकिन वास्तव में ये संख्या 1881 में, जिसको आप आज अनटचेबल कहते हैं, वो सिर्फ 8 थे, 8 थे वो। लेकिन यहां पे एक काम कर रहा है, उड़ीसा में वही काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में वही काम कर रहा है। 30 प्रदेशों में 30 नामों से वो जाना गया, और उसके अंदर भी कोई लकड़ी से तेल निकाल रहा है, कोई लोहे से तेल निकाल रहा है, कोई पत्थर से तेल निकाल रहा है। काम वो तेल निकालने का ही कर रहा है, तो उसके नाम 3 हो गए। इस तरीके से तेल निकालने वाले एक व्यक्ति का, जो कि तेल ही होना चाहिए था, पता पड़ा कि 100 जातियां हो गई। इस तरीके से आपस में बिल्कुल तोड़ के रख दिया, सबको तोड़ के रख दिया। और ये बहुत पुरानी चीज नहीं है, ये लगभग 125 साल पुरानी की बात है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब हम 6743 कहते हैं, वो 6743 संख्या है जरूर, लेकिन उसमें कोई 500 वाला है, कोई 600 वाला है, कोई 700 वाला है, कोई 8000 वाला है, कोई 2000 वाला है। वास्तव में देश के अंदर 50-60 ऐसे समूह हैं जो 90% पूरे देश का हिस्सा है। 50-60 से ज्यादा नहीं है। इसलिए काम बहुत ऐसा नहीं कि हिम्मत हारने की जरूरत है। माननीय कांशीराम साहब ने भी इस बात को कहा था कि जब हम 33% को भी जोड़ लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अगर 50% को जोड़ लिया तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए बहुजन समाज जो बहुत विशाल है, वो विशाल अपनी ताकत को पहचान रहा है, अपनी ताकत को अपनी विचारधारा के आधार पर पहचानने का प्रयास कर रहा है। और मैं आज कह सकता हूं कि देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे बाबा साहब, माननीय कांशीराम साहब, ज्योतिबा फुले, हमारे महापुरुषों के विचारधारा का दिया ना जल रहा हो। आज ये प्रकाश वहां तक पहुंच चुका है। देर लग रही है, लेकिन प्रयास हो रहा है, अच्छे तरीके से प्रयास हो रहा है, क्योंकि दुश्मन थोड़ा शातिर है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी ताकत को पहचानेंगे, जैसे जैसे हम अपने विशालकाय शरीर को पहचानेंगे, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है साथियों कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब बहुजन समाज अपने ऊपर बैठे हुए मनुवादी महावत को अपने पैरों के नीचे गुजर देगा। ये ताकत उसके अंदर है। हमने कई बार करके दिखाया है। जब आप भीमा पूरे गांव की बात करते हैं
तो साथियों, भीमा कोरे गांव जैसा इतिहास है। आपके किसी गांव के अंदर ऐसा कोई गांव देश के अंदर नहीं होगा जहां आपने संघर्ष ना किया हो, जहां आपने अपने मान सम्मान के लिए उनको कई बार, अगर मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करें, तो आप यहां तक पहुंचे हैं तो उन सैकड़ों हजारों द्रोणाचार्यों के छाती पे बाबा साहब की विचारधारा का झंडा डाल के यहां तक पहुंचे हैं। हम सब लोगों का संघर्ष का इतिहास है, लेकिन बात यह हो रही है कि हमें बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, हम मरे हुए हैं, हम मरे हुए हैं, हम मरे हुए हैं। ये मन से मरना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम जीत सकते हैं, हम जीत रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे आपने धूल ना चढ़ाई हो। क्या एक गांव, अभी सर ने बताया कि एक गांव से दूसरे गांव में हम जाते हैं, मेरी इतनी जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। एक गांव से दूसरे गांव में हमारे लोग क्यों जाते रहे थे? एक ही कारण था, सिर्फ एक कारण, कि उनके ऊपर किसी ने अत्याचार किया और उन्होंने बदला लिया, और फिर बदले से बचने के लिए अपने रिश्तेदार के पास, अपने दूसरे गांव में चले गए। लेकिन बदला लेने की परंपरा जिंदा रही। उन्होंने बार बार ये कहावत होती है कि वो कर रहे हो ना, कर रहे हो उस वाली, हमारे कई साथी इस चीज को जानते होंगे कि उस वाली कर रहे हो। उस वाली कौन सी वाली? चमार वाली। ये क्या है? ये क्या चीज है कि भाई देखो पीट रहा है और फिर कह रहा है कि आपके मार के दिखा, फिर थप्पड़ मारा उसने, कहता आपके मार के दिखा। देखो कितना मूर्ख है, बार बार पिटता, कहता आपके मार के दिखा। अरे तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो कह रहा है कि गर्दन कटाऊंगा नहीं, झुकाऊंगा नहीं, झुकाऊंगा नहीं। कितनी बार भारत के गांवों का इतिहास ये है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को आपके घरों में घुसने नहीं दिया। लोगों ने, उनके अंदर जो जज्बा है कि वो कभी भी अपने आप को उसके सामने नतमस्तक नहीं करता है, लेकिन उसने आपको ऐसा समझा दिया, दूसरी तरफ से उसने समझा दिया कि ये मूर्ख है। अरे खड़े रहना मूर्खता नहीं है, खड़े रहना स्वाभिमान की बात है, खड़े रहना हमारी समतावादी विचारधारा की बात है। हमारी विचारधारा इतनी महान विचारधारा है कि अगर आप हमारे ऊपर गोबर भी फेंकते हैं तो भी हम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे ऊपर पत्थर भी फेंकते हैं तो भी हम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोला, ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल खोला, उसमें पहली जो 9 विद्यार्थी आई, पहली जो 9 लड़की आई, उन 9 में से 6 तो ग्रामीण थी या 5 तो ग्रामीण थी। इस बात को हमारी इतनी महान विचारधारा है, इतनी मानवीय विचारधारा है कि भले ही कितने रास्तों में रुकावटें आए, लेकिन हम मानवता के रास्ते को छोड़ते नहीं हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं, हम किसी के भी खिलाफ किसी तरह की गाली गलौज नहीं करते हैं। जो ये समतावादी विचारधारा है, जो प्रबुद्ध बौद्धिक विचारधारा है, ये कहती है कि बराबरी का व्यवहार करिए, ये कहती है कि सबके साथ समता का व्यवहार करिए। हम लोग अपनी तरफ से किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करते। कोई कहते हमने से बता दे कि हमने किसके ऊपर अत्याचार आज तक किया है, लेकिन दुश्मन ने हमारी इस मानवीयता को, दुश्मन ने हमारी इस नैतिकता को, हमारी इस ईमानदारी को कमजोरी समझने का प्रयास किया। अब साथियों समय है कि नई परिस्थितियों में हम, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई समस्या नहीं है। मानव साहब कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी 5 साल में आप चीजों को बदल सकते हैं, अगर आपके अंदर जागरूकता है, आपके अंदर अगर समझ है तो कोई समस्या नहीं है। आज आप ये बता दीजिए हमें डरने की जरूरत किस लिए नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी से आता हूं, लगभग है डिपार्टमेंट का डेटा आपको बता सकता हूं। अब से 30 साल पहले, अब से 30 साल पहले मतलब लगभग 1990 के आसपास तक, अगर विश्वविद्यालय में 20 शिक्षक थे, अगर विश्वविद्यालय के किसी डिपार्टमेंट में 20 शिक्षक थे, तो वो 20 के 20 किसी एक जाति के लोग थे या ज्यादा से ज्यादा 2 जाति के लोग थे उसके अंदर। आज अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, विभाग के अंदर अगर 30 शिक्षक हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कम से कम 10 और नहीं तो 15, 16, 17 आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोग पहुंच चुके हैं। आप कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया,
खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है। बस ये है कि हाथी जो है उसको अपने शरीर का एहसास नहीं, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है। उस ताकत का एहसास कैसे होगा? उस ताकत के एहसास के लिए फिर मैं वो बात कहूंगा कि देखिए हमारे पास निश्चित रूप से संसाधनों की कमी है, लेकिन अब इतने भी कम नहीं है। आप यहां पे इतना खूबसूरत कार्यक्रम कर रहे हैं, मानिए सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉलेजेस की बात बताई है, 4 कॉलेजेस उनके चल रहे हैं। हम लोग इसको सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में या एक संस्था के रूप में ना देखें, बल्कि इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं खुद रात दिन मंचों पे जाता हूं, बोलता हूं, लेकिन मुझे खुद अपने बच्चों को उनके स्कूल में पढ़ाना पड़ता। जब मेरा बच्चा उनके स्कूल में जाएगा तो क्या सीखेगा? वही सीखेगा जो वो सिखाएंगे। और वो क्या सिखाएंगे? एक शब्द में खत्म करूंगा इस बात को, वो हमारे बच्चों को पहलाद बनाएंगे। वो हमारे बच्चों को पहलाद बनाएंगे जो हमारे ही दरवाजे पर हमारे ही हथियारों को लेके आएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे खुद के बच्चे अपने बाप की, अपनी माँ की वैचारिक हत्या करेंगे अगर हम अपने संस्कारों से सुसज्जित अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण नहीं करते हैं। हमें अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर लाखों बौद्ध विहार हैं, विद्वान साथी बैठे हुए हैं, ये बौद्ध विहार कोई पूरा स्थल नहीं है। बौद्ध विहार वास्तव में शिक्षण संस्थाएं हैं, होती थी, लेकिन आज हमने इनको सिर्फ संडे के लिए छोटा मोटा वंदना करने का स्थान बना दिया है और बाकी समय में बंद रहते हैं। लाखों देश के अंदर ऐसे बौद्ध विहार हैं, लाखों ऐसे अम्बेडकर भवन है, बिरसा भवन है, ज्योतिबा फुले भवन है और अनेक नायकों के नाम पे हमारे सार्वजनिक भवन है, जहां कहीं पे इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इनको हमें अपने बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और जो साथी सक्षम है उन्हें सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालयों तक का निर्माण करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा उसका मुकाबला करना टेढ़ी धीर है, उसका मुकाबला करना टेढ़ी धीर है। क्यों? क्योंकि वो बल से आपको नहीं रोकता, वो आपको बल से नहीं रोकता है। मैंने ये कह तो दिया उत्साह में आके कि हमारे 30 में से 15 ऐसी एसटी शिक्षक वहां पे पहुंच गए हैं। ये बात सही है कि 15 में से 30 वहां पे पहुंच गए हैं, लेकिन इन 15 में से 30 जो हैं उनमें से 12-13 तो प्रहलाद हैं। समस्या ये है, बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो क्या बाबा साहब ने गलत कह दिया था? बाबा साहब ने गलत कह दिया था क्या? तो ये शेर तो हमारे मिनियारे हैं, ये हमारे शेर जिनको दहाड़ना चाहिए था वो मिनियारे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो बाबा साहब ने गलत कह दिया? नहीं, बाबा साहब ने गलत नहीं किया। इस दूध में मिलावट है, इस शिक्षा में मिलावट है। जब शिक्षा में मिलावट है तो ये आपके संस्कार को खराब कर रहा है, ये आपके मनोबल को खराब कर रहा है, आपके विचार को खराब कर रहा है। क्योंकि मुकाबला उससे है जो सैकड़ों साल से ताकतवर बना बैठा है, जिसके पास सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, जिसके पास सारी विचारधारा है, जिसके पास सारे राजनीतिक दल हैं, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं कोई बदलाव नहीं है। इसलिए हमें भी तैयारी थोड़ी सी दीर्घकालीन करनी होगी। एक नाम लूंगा, हरिचंद ठाकुर। हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, ये बंगाल के हैं। 1830-40 का इनका समय है, 1830-40 का। गुरु घासीदास साहब और फिर जितने सबके हम नाम जानते हैं, लगभग हर व्यक्ति ने शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया है। हर व्यक्ति ने। अय्यंगारी नाम के व्यक्ति जो कभी एक दिन स्कूल नहीं गए, उन्होंने त्रावणकोर में कई स्कूल्स बनाए, कई बार उनके स्कूलों को चला दिया गया। तो हमारा हर क्रांतिकारी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करता है, क्योंकि ये शिक्षण संस्थाएं देश के अंदर शिक्षा मात्र रोजी रोटी का साधन नहीं है। शिक्षा
समृद्धि का तो साधन है ही है। शिक्षा ताकत, सत्ता, सम्मान, सारी चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग हर व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो सिर्फ शिक्षा के बल पे बैठा हुआ है, और कोई चीज नहीं है। अगर शिक्षा नहीं होती तो यहाँ पे नहीं आ पाता। इसलिए समाज को सोचना पड़ेगा कि शिक्षा की क्रांति ही असली क्रांति है। बाबा साहब ने जिस बात को कहा था, उस बात को उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने उस दूध में ही, शेरनी के दूध में ही मिलावट करने का प्रयास कर दिया है। हमें जरूरत है कि हम अपनी उस विरासत को, चाहे वो ज्योतिबा फूले के साथ हो, कोई ऐसा हमारा वो नहीं है जहां पे स्कूलों की व्यवस्था ना हो, कॉलेजेस की स्थापना ना की हो। आज कल हम साहू जी महाराज की जन्म शती मनाने वाले हैं 26 जून को। आप जानते हैं कि उन्होंने 12वीं तक लगभग सबके लिए स्कूल बना दिए और उन्होंने वेबसाइट स्कूल बनाए थे। तो कैसे इसका मुकाबला हम कर सकते हैं? हम इसका मुकाबला कर सकते हैं उनसे बेहतर शिक्षा देके, उनसे अच्छी शिक्षा देके, मानवीय शिक्षा देके। मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे महापुरुषों की विचारधारा की वैज्ञानिक सोच है, उनकी जो मानवीय विचारधारा है उसकी ताकत हमारे पास है। तो हम जब विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अपनी छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल मानवीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को पढ़ाते हैं। और हमारे ज्यादातर शिक्षक बहुत लोकप्रिय शिक्षक, बच्चों में एकदम फेवरेट शिक्षक हैं। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से अच्छे तरीके से चीजों को बता रहे हैं। तो अगर हम उन स्कूलों में बहुत अच्छे पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो अगर हमारी अपनी शिक्षक संस्थाएं हो जाएंगी जहां पे हम अपने विचार के अनुसार, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के अनुसार कार्य कर सकते हैं, तो वहां तो फिर कहना ही क्या। इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचने की जरूरत है। चाहे वो हमारे समता सैनिक दल वाले साथी हैं या बहुजन स्वाभिमान संघ वाले साथी हैं, देश में जो भी काम कर रहे हैं, वो हम सब लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थाएं जो कि संस्थागत समाधान देती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।